हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 10 एंड उसके आगे के चैप्टर। तो आते हैं यूनिट 10 पे, दैट इज़ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्किप करते हुए हम आ जाएंगे टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज TLRs पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने केस स्टडी दी हुई है, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हो अगर आप बस बेसिक आइडिया चाहते हो तो। देन मीनिंग ऑफ TLR पे आ जाते हैं। अब TLR मतलब टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेस। ये अगर हम सिंपल सेंस में बोले तो वो वैसी मटेरियल्स है जो हेल्प करती है टीचर को, ताकि वो इफ़ेक्टिवली बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ओवरऑल इसका मतलब यही होता है कि ये बस एक मटेरियल होती है जो टीचर्स को हेल्प करती है बच्चों को पढ़ाने में। अब पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस इसका मेन ये है कि जो इंटरेक्शन होती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, मतलब उसके दौरान वो स्मूथ होती है, बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं और उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा ब्रॉडन अप होती है, मतलब वो इंक्रीज़ होती है, उनकी जो लर्निंग नीड्स होती है वो सारी चीज़ें फुलफिल होती है। ठीक है, देन सबसे कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है जिनको हाईलाइट की गई है। सबसे पहला देन मोटिवेशन। तो स्टूडेंट मोटिवेशन जो होती है ना लर्निंग को लेके, उसको एनहेंस करती है अगर हम TLRs का यूज़ करते हैं तो, मतलब बेटर करती है उसको। फॉर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टीचर उसके पीरियड पे, ठीक है, वो लास्ट आवर्स है क्लास का टाइम टेबल। अब वो लोग बच्चे टायर्ड फील करते हैं, लेकिन अगर वो बच्चे को मोटिवेट कैसे करना है, तो अगर हम TLRs का यूज़ कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, उनको इंजॉयबल इन्वायरमेंट दे रहे और अच्छे से पढ़ा पा रहे, तो बच्चे अच्छा कर पाएंगे परफॉर्म ना। एक तो ये वाला सीन है। दूसरी चीज़ डेवलपिंग क्रिएटिविटी, कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, जो ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी आइडिया को लेके, वो डेवलप्ड करना। देन एसेसिंग प्रायर नॉलेज, कि बच्चे के अंदर पहले से क्या नॉलेज है उसको एसेस करना कि वो कितना सही है, कितना यूज़ हो सकता है। देन एनकरेज करना उनकी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा एक्टिव बनाना और ज़्यादा बेटर बनाना। देन कंट्रीब्यूट करना उनके डेवलपमेंट की ओर, कि और ज़्यादा वो डेवलप्ड कर सके। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट पे, दैट इज़ टाइप ऑफ TLR। तो सबसे पहला है विजुअल रिसोर्सेज। अब विजुअल रिसोर्सेज में रिटन भी आती है, पिक्टोरियल भी आती है। रिटन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी आएगा, और पिक्टोरियल के अंदर में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, जो कि आप फिगर में देख सकते हो, आपको वो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब रिटन मटेरियल का मतलब है टेक्सचुअल मटेरियल, जो टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जिसका नाम हम देते हैं। ठीक है, जो भी बुक्स, रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स, मैनुअल्स, ये सब होते हैं, ये इसके अंदर में आ जाएंगे। ठीक है, देन अगर हम बात करें जो अनदर पार्ट होती है, जो अनदर पार्ट ऑफ विजुअल TLR से मतलब पिक्टोरियल रिसोर्सेज, जिसके अंदर में पिक्टोरियल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, तो उसके अंदर में ड्राइंग, पेंटिंग्स, मैप्स, डायग्राम्स, टेबल्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे विजुअल TLRs का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि आप अच्छे से देख सकते हो और आपको आइडिया मिल जाएगी बेसिक्स। ठीक है, सॉरी, यस। देन प्रिंटेड TLRs पे आते हैं। इसमें आते हैं कि जैसे कि पुरानी कहावत है ना कि बुक हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है, तो वही वही सेम चीज़ है कि प्रिंटेड वाले में मतलब बुक्स वगैरह आ जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी नॉलेज को इन्हांस करती है, हमारे स्कूल के सिलेबस में इंक्लूडेड होती है। उसके अंदर में टेक्स्ट बुक आ जाएगा सबसे पहले, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। उसके अंदर बहुत सारे सिलेबस और बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो, जो कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक की होनी चाहिए, या आप पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी एक एक पॉइंट, बिकॉज फिर ये बच्चों वाली चीज़ें हो जाएंगी और ना ही हमारे पास इतना टाइम है, तो आप तो समझते ही हो। देन रेफरेंस बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द वे कि वो रिफ़र करता है एक इन्फॉर्मेशन का, अदर देन टेक्स्ट बुक। मतलब टेक्स्ट बुक के अलावा आपको बाकी सारे नॉलेज अगर चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये रिलेट करता है, लाइक डिक्शनरीज का यूज़ करते हो आप, बिब्लियोग्राफी या हैंडबुक्स का यूज़ करते हो, मैप, न्यूज़पेपर, ये सारे इसके अंदर में आ जाएगा रेफरेंस बुक के अंदर। ठीक है, आप उसके भी पॉइंट्स देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा। देन नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल CLRs में आते हैं चार्ट्स, जो भी चार्ट के फॉर्म में जो होते हैं ना, ताकि वो विजुअलाइज कर सके लॉजिकली चीज़ों को। जब भी हम किसी फैक्ट्स या आइडियाज़ के बीच का रिलेशनशिप बता रहे होते हैं और उसको प्रॉपर लॉजिकल वे में प्रेजेंट करना होता है, तब हम चार्ट का यूज़ करते हैं। आपको ये देख सकते हो, जो ग्रैंड मदर, देन उसके अंदर में आंटी, मम्मी, पापा, वो ये सब आते हैं, ये एक चार्ट है। तो ये देख के आप बता सकते हो अच्छे से कि फैमिली मेम्बर का क्या सीन है, ठीक है, कैसे होती है।
देन फ्लो चार्ट भी होती है जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का, जो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। देन टाइम सीरीज चार्ट होती है जहाँ पे वो टाइम के बारे में विजुअलाइज करते हैं कि हाँ कितना रेगुलर, कितना इंटरवल पे चीज़ें ऑकर हो रही है। देन टेबुलर चार्ट टेबल के फॉर्म में होगा इस तरीके से जैसे ये दिया हुआ ना, ये वाली, हाँ। देन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जहाँ पे आप रिपोर्टिंग किसी भी रिलेशनशिप की जो हायरार्की होती है, जो स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उन चीज़ों को दिखाने के लिए होता है, लाइक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ये सारी। देन सीक्वेंस चार्ट में ये आ जाएगा, ये यूज़र, एटीएम, बैंक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब आप सेलेक्ट करते हो या प्रिपेयर करते हो किसी भी चार्ट वगैरह को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखना होता है माइंड में कि किस तरीके से करनी है। दैट इज़ कि कितना लेवल है आपकी अंडरस्टैंडिंग का, इंटरेस्ट क्या है, आप किस पर्पस से मतलब प्रिपेयर कर रहे हो, वो कितनी सिंप्लिसिटी चाहते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिस्प्ले कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को आपको फोकस करना है, ठीक है। देन आ जाते हैं मैप्स एंड ग्लोब्स पे। अब मैप्स एंड ग्लोब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का। आप सरफेस, जो अर्थ का जो सरफेस है उसको सिंबलाइज करने के लिए मैप्स या ग्लोब्स का यूज़ करते हो ना, तो ये एक चीज़ है, एक आइडिया देती है आपको, बेसिक आइडिया, ठीक है। जो कि आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आइडिया आ ही जाती है आपको। देन कुछ मैप्स जो इफ़ेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपको इसकी भी आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। अब इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो रेलिवेंट इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस आप करवा सकते हो, कि अगर आप अपने क्लासरूम में जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तब ग्लोव्स वगैरह का यूज़ करो, ग्लोब, हाँ ग्लोब का यूज़ करो, मैप्स वगैरह का यूज़ करो, तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली चीज़ों को, या जो हमारा अर्थ है ना उसकी मॉडल को वो समझ पाते हैं। देन उनको डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, विजिबिलिटी मिल जाती है, एक्यूरेसी मिल जाती है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो भी एक विजुअल लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर में आता है, और आप बोल सकते हो एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो, ठीक है। आप ये देख सकते हो जो सर्कुलर फ्लो डायग्राम है ऐसे बनती है, जहाँ पे हम चीज़ें बता रहे होते हैं कि उसका फ्लो कैसा है, वो किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से मैनेज होती है, एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट्स को गो थ्रू कर सकते हो। देन ग्राफ्स की अगर बात करें तो लाइन ग्राफ होती है, बार ग्राफ होती है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, और सबको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। आप मैथ वगैरह पढ़ते हो तो उसमें भी आपको आइडिया मिल जाती है, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इवन अगर हम पोस्टर्स की बात करें तो पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक विजुअलाइजेशन लाती है क्लासरूम में। ऊपर से ये टेक्स्ट बुक, आपके लेक्चर, होमवर्क, ये सारी चीज़ों में ना मतलब एक क्यूरियोसिटी भरती है कि जब आप एक पिक्चर फॉर्म को देखते हो ना, सामने की एक पोस्टर लगा हुआ है, तो आप उसकी हर एक बारीकियों पे फोकस करते हो और उससे काफ़ी चीज़ें सीखते हो, ठीक है। और इसका अगर आप पोस्टर्स वगैरह का ना या मतलब यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है, लाइक उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उस चीज़ पे फोकस करें। अच्छा पोस्टर में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, उसका डिज़ाइन, उसकी कलर, इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इवन एज के अकॉर्डिंग भी पोस्टर्स डिफ़र करते हैं, आप किसी को कुछ भी नहीं दिखा सकते। एंड देन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी होती है, वो इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होनी चाहिए ताकि बच्चा देख के मोटिवेट हो, ना कि डीमोटिवेट। मतलब कोई प्रॉपर आप बोल सकते हो कि कोई एक मैसेज दे रहा हो, लाइक ये आप देख सकते हो ये पोस्टर जहाँ पे टूट एनाटॉमी के दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल जाएगा किसी भी बच्चे को कि कैसा होता है, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट यस, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, ठीक है। मतलब ये भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है बट ये ऑनलाइन फॉर्म में होती है, मतलब जो भी प्रोजेक्टर के थ्रू पावर पॉइंट या स्लाइड्स वगैरह का यूज़ करके जो प्रेजेंटेशन बनती है ना, एंड देन उसको आप बड़ी सी स्क्रीन पे दिखाते हो, मतलब प्रोजेक्ट करके दिखाते हो। जैसे मूवीज़ वगैरह भी पर्दे पे जो दिखाई जाती है तो उनको प्रोजेक्ट किया जाता है ना, तो वो भी एक विजुअल एड्स की तरह होती है जिसको प्रॉपर ऐसे
यूज़ करके एंड मतलब जो भी एलसीडी प्रोजेक्टर होती है, जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती है, उसके थ्रू आप दिखाते हो, ठीक है। तो वो इसके अंदर में आ जाएगा। उसमें भी आपको उसके फ़ॉन्ट पे ध्यान रखना है, वो किस तरीके से मैनेज है, किस चीज़ों को उनके उसके अंदर अगर आपने कोई पिक्चर डाली है तो वो उसके वर्डिंग्स के साथ कितना रिलेट करता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन स्लाइड्स का आपको पता है कि हम जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो गूगल स्लाइड्स होती है जिसके अंदर में बहुत सारे मटेरियल्स स्मॉल स्मॉल पीसेस में डालते हैं, एक सिंगल पिक्टोरियल इमेज के अंदर डालते हैं और उसको प्रॉपर बनाते हैं ताकि वो स्लाइड होता रहे। वो भी प्रोजेक्टर के थ्रू ही प्रोजेक्ट होती है ज़्यादा इजीली, ठीक है। देन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वीडियो कॉल्स के थ्रू, चाहे वो जी मीटिंग्स हो, जूम हो, जो हमारा जूम इतना फेमस हुआ था ना, इवन गूगल मीट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम की बात करें, एज, स्काइप, व्हाट्सएप ग्रुप की वीडियो कॉल्स, ये सारी चीज़ें भी एक तरीके से विजुअल की तरह काम करती है। देन ऑडिटरी रिसोर्सेज की बात करें तो म्यूज़िक एक ऑडिटरी है, राइट। बहुत सारे लोग अगर रिलैक्स करना होता है तो वो म्यूज़िक सुनते हैं, उनके कानों को सुकून मिलता है, अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ये एक ऑडिटरी रिसोर्स के अंदर में आती है, जैसे कि ऑडियो सीडीज़ अगर आप प्ले कर रहे हो या रेडियो प्ले कर रहे हो, कोई पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ऑडिटरी के अंदर में आ जाएगी, ठीक है। देन ऑडियो विजुअल, अब ऑडियो भी है विजुअल भी है, ठीक है। तो ये बहुत इफेक्टिव होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, बिकॉज इंसान जब सिर्फ सुन रहा होता है या फिर सिर्फ देख रहा होता है तो वो जितना सीख पाता है उससे ज़्यादा अगर वो देखता है और सुनता है तब सीख पाता है। जैसे मूवीज़ में हमें सुनाई भी देती है एंड देन हमें दिखती भी है, तो हम ज़्यादा जल्दी उसको कैप्चर कर पाते हैं ना, बट रेडियो की चीज़ों को हम विजुअलाइज नहीं कर पाते तो उतना रिलेट नहीं करते। तो वो चीज़ है, ठीक है, कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लाइक टेलीविजन्स की बात करो आप, कंप्यूटर्स की बात कर सकते हो, वो भी आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। देन आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन ऑफ टीएलआरस कि मतलब किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है या फिर किस तरीके से सेलेक्ट करना है टीएलआरस को, ठीक है। सबसे पहला फेज़ है कि जो भी टीचिंग लर्निंग के रिसोर्सेज जो भी यूज़ होते हैं वो अप्रोप्रिएट और रेलिवेंट होनी चाहिए कंटेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी पढ़ाने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहला फेज़ ही वो होता है, मतलब जो टीचिंग की ऑब्जेक्टिव होती है उसको ध्यान में रखना है, सॉरी। देन इंडिविजुअल की जो डिफरेंसेस होती है, हर इंडिविजुअल की डिफरेंस होती है, उस पर फोकस करना है। टीचर्स की लेवल क्या है एजुकेशन को लेके, उसकी एबिलिटीज़ क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखना। देन स्कूल्स वालों ने क्या मटेरियल प्रोवाइड किया, उनके पास क्या टेक्निकल इक्विपमेंट है जो और ज़्यादा फोस्टर कर सकती है बच्चों की टीचिंग लर्निंग को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है टीचिंग या लर्निंग रिसोर्सेज की, जो भी आपका थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है, एजुकेशनल या फिर किस तरीके से एक्सेसिबल है, वो ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन सेकेंड फेज़ में आता है प्रेजेंटेशन। अब हमने सेलेक्ट तो कर ली, अब आता है बारी प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन में हम उसकी बेस को डिटरमाइन करते हैं, मतलब जो रीज़न ऑफ यूज़ है कि हमारा रीज़न क्या है उसको यूज़ करने का। इवन जो नेम टाइप सोर्स जो होती है हमारे सेलेक्टेड, तो वो उसको डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। देन इसमें आप कलेक्ट करोगे, क्लासीफाई करोगे जो भी रिसोर्सेज है, पहले उसको इकट्ठा करोगे, देन उसको अलग अलग भागों में क्लासीफाई करोगे ताकि आप उसको प्रेजेंट कर सको। एंड देन फाइनली उसको जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसका एक कंक्लूजन निकालोगे। देन प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया। अब फेज़ 3 में आता है इवैल्यूएशन। हमने सेलेक्ट की, देन प्रेजेंट किया, देन अब इवैल्यूएट करेंगे कि सही है या नहीं, ठीक है। ये सबसे फाइनल चीज़, हाँ, फाइनल वाली होती है। देन इसमें हम सिलेक्शन प्रेजेंटेशन के बाद आते हैं, चेक करते हैं कि कितना वो चीज़ें जो हमने बनाई है, जो हमने गोल सेट किया था पहले, जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, क्या उसे वो ये अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ये बेटर चीज़ों उसको सिखा पाएगा, एनहेंस कर पाएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है, ठीक है। हम आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ टीएलआरस पे। तो मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एडिक्वेट स्टोरेज स्पेस होता है वो रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इसको सेफ और सिक्योर रख सकें। देन इसको कवर या पैक्ड रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको प्रोटेक्ट कर सको डस्ट वगैरह से, ठीक है। देन जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होती है जो हमने पढ़ी है ऊपर, टेलीविज़न हो या कुछ भी हो, सॉरी कहाँ गया, ओके सॉरी, हाँ, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है उसका टाइम टू टाइम रिपेयर करवाना, सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि सिर्फ पढ़ाने के लिए हम यूज़ कर रहे थे, देन उसके बाद उसको अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, राइट। देन नेक्स्ट इज़ अ स्टॉक रजिस्टर। जो भी स्टॉक रजिस्टर्स होती है ना, आप रजिस्टर मेंटेन करते हो ताकि आप चीज़ों को जल्दी खोज सको कि कहाँ रखी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक इशू रजिस्टर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को मिसप्लेस ना करो, सही जगह पे रख रहे हो, सही तरीके से रख रहे हो, सर्विसिंग करवा रहे हो। देन टाइम टू टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है सारी स्टॉक्स का, आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है। इवन लैब को अपडेटेड रखना मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ, एजुकेशन को और ज़्यादा इनोवेटिव कैसे बनाना उसके साथ। जो भी एक्सपेंसिव टीएलआर्स होते हैं जिसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन देना जो भी हैंडल कर रहा है ताकि वो उसको ख़राब ना करे। देन स्टूडेंट्स जो भी इन्वॉल्व होती है प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग में, उनको सिखाना इम्पोर्टेंस इसकी कि क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आने हैं बच्चों के अंदर में, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर में आते हैं जहाँ पे हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे जो इम्प्रूव करती है हमारी एजुकेशन को, इवन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसको। ठीक है, हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ यूनिट 11, मैनेजिंग डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। ओके, स्किपिंग, ओके, मीनिंग एंड नेचर ऑफ डाइवर्सिटी, तो ये भी केस स्टडी है। हम आ जाते हैं डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। अब हमें पता है कि डाइवर्सिटी एक कंडीशन है जहाँ पे हम डिफरेंट एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एलिमेंट, अलग अलग टाइप ऑफ लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब ही एक सोशल कंटेक्स्ट है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल को डिनोट करती है जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, वे डिफरेंट, मतलब बिल्कुल ही अलग। वैसे मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारी टाइप्स होती है ना, तो ये चीज़ें पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आते हैं नेचर ऑफ डाइवर्सिटी पे। अब ये कि जो डाइवर्सिटी होती है ना उसके अलग अलग नेचर्स होते हैं, आप उसको एक तराजू में नहीं तौल सकते। ठीक है, जैसे कि कल्चर के बेसिस पे डिफरेंस हो सकता है, रीजनल बेसिस पे हो सकता है, इकोनॉमिक, रिलीजियस, जेंडर, कास्ट, ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी के अंदर में आते हैं। फिजिकल अपीयरेंस अलग होती है, एक्सेंट अलग होता है। तो ये बोलते हैं कि नॉर्मली जो नेचर होती है डाइवर्सिटी की वो बहुत ही वास्ट होती है, उनमें खुद डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी टाइप्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी के अंदर में कल्चरल डाइवर्सिटीज़ आती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली अगर हम इंडिया की देखें तो बहुत सारे कल्चर्स होते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, हमारी बिहेवियर अलग होती है, जो वैल्यूज़ होती है जो हम लेके कैरी करते हैं कि साउथ वालों की अलग है, नॉर्थ वालों की अलग है, ईस्ट वालों की अलग है, वेस्ट वालों की अलग है। तो ये चीज़ है। ठीक है, कि कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है। देन रेस की भी अगर हम देखें तो जो जैसे कि साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर काले लोग हैं, अमेरिका में गोरे, बट हमारे यहाँ सारे टाइप के, जिसे हम ब्राउन भी बोलते हैं, मतलब हर टाइप के लोग हैं, सांवले, काले, हल्का काला, हल्का गोरा, थोड़ा सा गोरा, बहुत गोरा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो रेस के बेसिस पे भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। देन एथनिसिटी की अगर बात करें, एक सोशल आइडेंटिटी जो होती है कल्चर के ओरिजिन पे, जो हमारी ओरिजिन होती है, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो भी हमारा कल्चरल ग्रुप होता है उसके बेसिस पे, ठीक है, ये होती है। तो ये भी अलग होती है काफ़ी। एक स्टेटस बोल सकते हो आप, एक पर्सन की जो भी स्टेटस और बिलोंगिंग होती है ना, वो मतलब उसकी सिटीजनशिप, उसकी बर्थ की कहाँ पे है, तो वो उसके बेसिस पे भी काफ़ी डिफरेंस है पूरी दुनिया में। ठीक है, कि हम इंडियंस है, कुछ अमेरिकन्स है, कोई यूरोपियंस है, कोई नहीं, एशिया में ही इंडिया आता है, सॉरी, बट हाँ वैसे। ठीक है, देन जेंडर के बेसिस पे भी, कि पहले तो सिर्फ मेल फीमेल हम ज़्यादा कंसीडर करते थे, बट आजकल तो काफ़ी सारे आ गए, लाइक LGBTQA+, ये सारी चीज़ें आ गई है। तो जेंडर के बेसिस पे भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, तो हम उसको भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। देन सोशल क्लास, कि हम कितने अपर इकोनॉमिक क्लास में आते हैं। इवन हमारे यहाँ भी इतनी सारी क्लास है कि कोई गरीब है, कोई थोड़ा सा गरीब है, कोई मिडिल क्लास में आता है। अब मिडिल क्लास में भी दो है कि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, देन अमीर गरीब, लाइक बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सोशल क्लास के बेसिस पे भी होती है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि किस तरीके से मनी पावर हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम को या फिर क्लास देता है ना, एक इकोनॉमिक क्लास मिलती है हमें, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसका क्लास हाई है और जिसके पास नहीं है उसका क्लास लो है। देन डिसेबिलिटीज़ में भी अगर हम देखें, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट कंडीशन हो, बहुत सारी टाइप होती है। लाइक कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता।
और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। देन रिलीजन की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी रिलीजन है, हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स है, जैनिज़्म है। तो ये सारी रिलीजन के बेसिस पे भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जो भी वेरिएशंस होते हैं ह्यूमन की लैंग्वेज में, कि हम किस तरीके की लैंग्वेज करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी लैंग्वेज हमें आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक, इवन इंडिया में भी कितनी सारी लैंग्वेज है, इवन हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो वो इसके बेसिस पे भी काफ़ी डिफरेंसेस है, तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें दी हुई है, मैंने डिटेल्स इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज मुझे रिक्वायर्ड नहीं लग रही है, आपको उतना पता चल जाएगा टर्म से ही, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग पावर स्ट्रक्चर अमोंग स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी एक और चीज़ लेके आती है जो है पावर स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंसिएशंस। मतलब जितना डाइवर्स है, लाइक अगर कोई अनकॉमन है, मतलब बाकी सब एक जैसे और एक है जो बिल्कुल थोड़ा बहुत अलग है, तो फिर लोग उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर डोमिनेंस दिखाते। इवन बाकी सबके साथ होती, जो भी माइनॉरिटीज़ होती है उनके साथ बुरा किया जाता है, जो भी दबदबा होता है, मतलब जो ऐसा होता है कमज़ोर होता है उसको और ज़्यादा दबाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती है कि एक पावर स्ट्रक्चर होती है, और पावर स्ट्रक्चर सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच में नहीं होती, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में भी होती है। इवन बच्चे एंड जो मटेरियल्स वो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी होती है, बच्चे एंड सोसाइटी के बीच भी होती है। तो ये एक पावर स्ट्रक्चर है। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो नॉलेज के बेस पे होता है। इंफॉर्मेशन किसके पास कितना है, कितनी मटेरियल है, कितना वेल्थ है उसके पास, इसके बेसिस पे भी हम चीज़ें बताते हैं, ठीक है, कि किसका क्या लेवल है। इवन ट्रेडिशनली देखें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेजेस, उसको एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर्स की तरह माना जाता था, और उसमें टीचर को एक पावरफुल या टॉप नॉलेज गिवर की तरह एक देखा जाता था, ठीक है। अभी के टाइम पे तो फिर भी हम स्टूडेंट सेंट्रिक हो चुके हैं, बट ठीक है, ये चीज़ें होती है। पावर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरीके से कर रहे हो। अगर कोई भी जो रिलेशनशिप है टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ, अगर अच्छी रिलेशनशिप, एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप है, इसका मतलब कि अगर वो उनकी व्यूज़ को अच्छे से सुन रहा है डिसीजंस देने से पहले, ताकि वो इफेक्ट ना हो, इवन असेसमेंट की प्रैक्टिसेस उनको सिखा रहा है, तो डेट मीन्स ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर ये नहीं हो रहा है, अगर वहाँ पे बुलिंग हो रहा है, रैगिंग हो रहा है, जो भी इंस्टीट्यूशनल प्रीमाइसेस होते हैं ना, उसके अंदर में अगर कोई भी बदतमीज़ी कर रहा है या फिर कोई भी फिजिकल एडवांटेज ले रहा है, सोशल एडवांटेज एंजॉय कर रहा है एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट पे, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। अब इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है। इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल है, मतलब चाहे सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना हो, सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड करना हो, या सेम राइट प्रोवाइड करना हो, ठीक है, ये सब आते हैं। मतलब एक स्टेट, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे सब इक्वल है, ठीक है, जहाँ पे इक्वल को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है क्वालिटी के हिसाब से, नेचर और स्टेटस के हिसाब से, कि चाहे उसका नेचर स्टेटस जैसा भी है, मेजरमेंट सबको सेम ट्रीट करना चाहिए। वही अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी रिसोर्सेस या अपॉर्चुनिटीज़ होती है एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में, वो हम देते हैं। मतलब जो इक्वल है, मतलब जो चीज़ें सेम है उसको इक्वल ट्रीट करना, आप बोल सकते हो, मतलब एक फेयर तरीके से, सही तरीके से ट्रीट करना। तो यहाँ पे जो हम इक्वालिटी इक्वालिटी की नारे लगाते हैं, इट्स नॉट, वो नहीं होती, हमें इक्विटी चाहिए। इक्विटी मतलब हम बस उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप भी ये करो, आप भी ये करो, देन दोनों में से जो जीतेगा वो जीत जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ इक्वलिटी के चक्कर में आपने दोनों को जिता दिया कि नहीं दोनों इक्वल है तो हारने कैसे देंगे, नहीं, ये चीज़ नहीं होती। इट्स जस्ट कि आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि तुम भी खेलो, तुम भी खेलो, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा, रादर तुम लोग किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कोई भी जेंडर के हो, बट तुम अगर जीत गए तो जीत गए, तुम्हारी जीत वैसी वाली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्विटी। तो ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर में, इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है, तो हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। कुछ मेजर एंड एडवांटेज है कि अगर आप
किसी भी क्लासरूम में अगर आप इंश्योर करते हैं कि इक्विटी मेंटेन है, ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होगी, जैसे कि आपकी जो क्वालिटी होती है क्लासरूम एनवायरनमेंट की वो एनहांस होगी और ज़्यादा। इंडिविजुअल चैलेंजेस जो होते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड होगी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगा हर स्टूडेंट्स को कि वो बेटर ट्राई कर सके और ज़्यादा सक्सीड हो सके और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, अपनी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को एक दूसरे के साथ इंक्रीज़ कर सके, अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन उनकी अच्छी होगी, डायरेक्ट को रिलेशंस हो सकता है आपकी इमोशनल क्वेश्चंस के साथ। देन फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आपका लाइफ स्पैन अच्छा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। देन कंपेयरिंग द सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स, तो ये कि जब मतलब इसके अंदर में ये आता ना कि बहुत सारी डिफरेंट रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं एक सिचुएशन की। एक सिचुएशन में हर बच्चा अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसको नहीं लेते हैं, हम सीधा आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, डेट इज़ कि आप कौन हो, ठीक है। अगर ये सवाल होते हैं तो आप कौन हो इससे नहीं डिसाइड होता कि आप जन्म कैसे हुए हो, इससे डिसाइड होता है कि आपका जो भी पालन पोषण जिसे बोलते हैं ना, जो बोर्न एंड ब्रॉट अप बोलते हैं, वो किस तरीके से हुआ है, आपको बड़ा किस तरीके से किया गया है। अब इसमें बहुत सारे लोग रोल प्ले करते हैं, आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, जो टीचर्स होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, ये सारे लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको सेव करने में कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे। वो आपने या तो अपने पेरेंट्स, अपने जानने वालों से सीखा है या तो देखा है, तभी आप सीखते हो, ठीक है। तो जो ये चीज़ें ना समझना, जो एटीट्यूड, जो स्ट्रेंथ, जो वीकनेस, मोटिवेट करना, इंटरेस्ट, इन चीज़ों का इंसाइट होना, एक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप खुद को बहुत क्रूशली, बहुत डीपली समझ सको। जो साइकोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, जो कि खुद के बारे में जानते हैं, तभी वो दूसरों को समझा पाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को जानो, आपको क्या पसंद है, आप किस तरीके से बिहेव करना चाहते हो, आप कैसे ट्रीट होना चाहते हो, कि सामने वाला आपको कैसा ट्रीट करे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल वैसे ज्ञान हो जाएगा, बट इट्स लाइक आजकल लोगों ने अपने आप को महत्व देना छोड़ दिया है। और अगर कोई लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा है तो उन्हें लगता है कि सिर्फ खुद का सोचना इम्पोर्टेंस नहीं, सिर्फ खुद का सोचोगे तो वो घमंड या फिर सेल्फिश कहलाएगा। सोचो दूसरों के बारे में, अच्छा करो, बट उसकी वजह से अपने ऊपर बुरा मत होने दो। मतलब अपना भी अच्छा करो, दूसरों का भी करो, नॉट जस्ट कि आप सिर्फ अपना अच्छा कर रहे हो और दूसरों को इग्नोर कर रहे हो बिल्कुल ही कि भाड़ में जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खैर बहुत ज्ञान की बातें हो गई, तो वो चीज़ें इसकी इस टॉपिक के अंदर में बताई गई है, ठीक है, कि जो भी होते हैं वो 3 टाइप्स की होती है, पर्सनल, इंटरपर्सनल और सोशल रोल्स होते हैं जो इंटर रिलेटेड होती है। अगर हम पर्सनल आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, जो भी इंट्रापर्सनल आइडेंटिटीज़ होती है खुद में, मतलब एक इंडिविजुअल की खुद के अंदर, ठीक है, जो वो एक्वायर करता है इनडायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट करके। देन इंटरपर्सनल आइडेंटिटीज़ की बात करें अगर हम, तो जो भी सेल्फ परसेप्शंस होती है, मतलब इंसान खुद अपने आप को जिस तरीके से सोचता है कि हाँ मेरा ये है, इस तरीके से मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ, वो आ जाएंगे। देन सोशल रोल आइडेंटिटीज़, मतलब जो रिफ़र होते हैं, जो अपना परसेप्शन होते हैं, मतलब जो कल्चर से डिराइव्ड होती है, या फिर जो भी डिफाइंड रोल्स या बिहेवियर्स होते हैं उसके थ्रू आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आई थिंक। हाँ, आप देख सकते हो, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, तो आई थिंक हम ये स्किप कर सकते हैं कि हमें सेल्फ इमेज पे फोकस करना है, सेल्फ एस्टीम पे फोकस करना है, आइडियल सेल्फ, कि आप किस तरीके से एक आइडियल बन सकते हो, एक आइडियल पर्सन बन सकते हो। खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप खुद को समझ जाओगे तभी आप दूसरों को समझ सकते हो। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे आप कभी दूसरों को नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 जो टीए है ना, जो 3 प्रिंसिपल है, ठीक है, वो सबसे पहला ईगो स्टेट्स, दूसरा ट्रांजैक्शंस, तीसरा एक्टिवेट आर ईगो स्टेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। आई एम नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर ओके, यू आर, ये सारी चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से जो पोजीशन होती है एक पर्सन की, ठीक है। मतलब आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, ये वाला है ना, जैसे कि एक पर्सन अगर सोचता है कि मैं ओके नहीं हूँ बट तुम तो ओके हो ना, मतलब उसने अपने आप को
ऐसा रख दिया कि मैं नहीं भी हूँ तो चलेगा, तुम हो ना। ये चीज़ें भी अच्छी नहीं है। इवन अगर वो पोजीशन है कि जहाँ पे वो सोच रहा है कि सिर्फ खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करे कि मैं सिर्फ ठीक हूँ, बाकी बाढ़ में जाए, वो अगर गुस्सा है गुस्सा हो जाए, ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। देन जो आइडियल है कि आई एम ओके यू आर ओके, मतलब ये जहाँ पे एक हेल्दी पोजीशन है कि एक पर्सन अपने आप को भी ओके कर रहा है, अपने आप की भी सोच रहा है, दूसरों की भी सोच रहा है कि मैं तो खुश हो जाऊंगा पर तुम्हें भी खुश रखूंगा वैसे। देन आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। अब ये रिलेटिवली हेल्पलेस पोजीशन हो जाएगा जहाँ पे इंसान बिल्कुल ही बेचारा है, लाचार है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, ना वो खुद को खुश रख पा रहा है, ना वो दूसरे को खुश रख पा रहा है। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है आपका अपने साथ भी और आपका दूसरों के साथ भी, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन आते हैं स्ट्रेटजीज़ फॉर एड्रेसिंग डाइवर्सिटी इन क्लासरूम्स की कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डाइवर्सिटी को एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला रिकॉग्नाइजिंग द इंक्रीजिंग, मतलब सबसे पहला जो भी डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हो रही है क्लासरूम में उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको समझना, उसको नज़रों में लाना, ठीक है। देन उसके बाद उनका डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग इंस्ट्रक्शन जिस प्रैक्टिसेस को करनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। नॉलेज को स्किल एक्विजिशन का कि किस तरीके से प्रोसेस होगा, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आप आइडियाज़ में सेंस लेके आ रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंटरैक्टिव पैडागोगी, मतलब जो भी ट्रांसमिशन मोड होती है, ठीक है, मतलब आप कितना ज़्यादा पार्टिसिपेटरी कर पा रहे हो, मतलब कितना ज़्यादा इंटरैक्टिव माहौल दे पा रहे हो बच्चों को, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकें। देन स्कैप फोल्डिंग, मतलब एक टीचर लिंक कर सकता है जो भी एकेडमिकली चैलेंजिंग करिकुलम्स होते हैं ना, उसको किसी कल्चरल रिसोर्सेज से रिलेट करके बच्चों के सामने क्लासरूम में रिफ़र करें ताकि वो इजीली उसको मतलब अंडरस्टैंड कर सकें। देन कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव सिचुएशंस क्रिएट करना या फिर ऐसी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना क्लासरूम में ताकि वो कोलैबोरेट कर सके। देन डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो होती है ना डिफरेंट बच्चों की, उनको एक्सेप्ट करना, जो बच्चों की जो बैकग्राउंड्स होती है उनको टैप करना कि उनकी जो कल्चर्स होती है ना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों की कल्चर्स को समझो और उसे एक्सेप्ट भी करो, उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओ। देन होलिस्टिक अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आनी है ताकि आप सब चीज़ों को सीख सको, वर्दी बना सको, एक इफेक्टिव चीज़ें दे सको, एक इफेक्टिव डोमेन दे सको। देन टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि टीचर की जो कैपेसिटी होती है वो इन्हांस हो, इक्विटेबल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि सबको इक्वल राइट होनी चाहिए कि वो सब पार्टिसिपेट कर सके, किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। देन मल्टीपल इंटेलिजेंस को कैपिटलाइज करना, अलग अलग इंटेलिजेंस, हर पर्सन के अंदर एक अलग क्रिएटिविटी होती है, उन सब चीज़ को रिकग्नाइज करना और इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास बहुत सारी मेजॉरिटी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लाइक करिकुलम अच्छी देना, देन जीरो टॉलरेंस की, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, जो भी एजुकेशंस को लेके कोई भी इंटीग्रेटिंग मतलब नहीं होनी चाहिए, लाइक प्री सर्विस पोस्ट सर्विस, ये सारी चीज़ें ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की, टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना चाहिए, मल्टीमीडिया टूल्स वगैरह को, ताकि आप बेटर सिखा सको। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सको चीज़ों को, अपना स्ट्रेंथन करना, एसएमएस मतलब जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना कि बच्चे कितना एक्टिवली इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में, उसको स्ट्रेंथन करना, अपने मिड्स या जो भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करके उसको बस्ट करना, उसको ठीक करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो गया हमारा ये 2 चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर्स हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।